सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं को। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं अमित कुमार यादव एपीएस बासनी यूट्यूब जो चैनल है उसके ऊपर आप सबका स्वागत करता हूं। ठीक है, सो वेलकम टू यू। हम पढ़ रहे थे जो पोषक तत्व होते हैं उनकी जो अवशोषण की जो क्रियाविधि होती है उनके बारे में। दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है निष्क्रिय, जहां पर किसी भी प्रकार से एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है और ये एक साधारणतः होने वाली प्रोसेस होती है, जहां जल के अवशोषण के साथ साथ मिट्टी से कुछ पोषक तत्वों का अवशोषण भी कर लिया जाता है। ठीक है। दूसरी जो हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट, वो थी सक्रिय अवशोषण। कौन सी? सक्रिय अवशोषण। आप जानते हैं सक्रिय अवशोषण क्या है? सक्रिय अवशोषण एक विधि ऐसी होती है जहां पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सक्रिय अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है, तो आप बता सकते हैं कि उनका जो वैद्युत रासायनिक जो प्रवणता होती है उसके विरुद्ध कार्य किया जाता है। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि आपके पास दो अलग अलग सिस्टम है, दो अलग अलग तंत्र हैं। एक तंत्र ऐसा है जिसमें, और ये दूसरा तंत्र है, इनकी सांद्रताओं में अंतर है। ठीक है। इनका जो कंसंट्रेशन होता है वो डिफरेंट प्रकार का है। ये अधिक सांद्र है। ठीक है। ये कैसा है? अधिक सांद्र है। और डियर स्टूडेंट, ये इसकी तुलना में कम सांद्र है। आप जानते हैं परासरण के नियम के अनुसार या विसरण का नियम क्या कहता है? डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन का मतलब होता है कि अधिक सांद्रता से और कम सांद्रता की ओर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका फ्लो होता है। ऐसा ही जानते हैं आप सब। ठीक है। डियर स्टूडेंट, ये निष्क्रिय क्या हो जाता है? फ्लो हो जाता है, प्रवाह हो जाता है जल के अणुओं का। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा किया जाए, उल्टा किया जाए कि कम सांद्र से और अधिक यानी कि इनकी जो वैद्युत रासायनिक जो प्रवणता होती है उसके विरुद्ध कार्य किया जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहाँ से और अधिकता के अंदर ले जाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? एटीपी की आवश्यकता पड़ेगी, एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। ये तो आप जानते ही हैं। खाली डब्बा है रेलगाड़ी का, उसमें बैठना बड़ा आसान होता है, आसानी से आप उसके अंदर चढ़ भी जाते हैं। क्यों? लेकिन खचाखच भरा हुआ जो डब्बा होता है उसमें आपको बैठने के लिए क्या करना पड़ता है? मशक्कत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है। और उसके लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? उसके लिए आपको स्ट्रेंथ यानी कि एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर भी वही नियम लागू हो जाता है। इसकी एक परिकल्पना को हम पढ़ चुके थे जो कि वाहक परिकल्पना थी, कि जो झिल्लियां होती हैं उनके अंदर कुछ विशेष प्रकार के वाहक वेक्टर उपस्थित होते हैं डियर स्टूडेंट। और ये वाहक जो होते हैं ये क्या करते हैं? अपने आप को पहले सक्रिय बनाते हैं और उसके पश्चात जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको साथ ले जाके और झिल्ली के पार जो द्वितीय स्थान, आंतरिक द्वितीय स्थान जो बनता है वहां पर ले जाकर छोड़ देते हैं। हम इस वाहक संकल्पना को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। इसके पश्चात है नेक्स्ट नंबर 2, साइटोक्रोम पंप संकल्पना। साइटोक्रोम पंप संकल्पना। एक्चुअल में साइटोक्रोम भी एक प्रकार के वाहक ही होते हैं। ठीक है। लेकिन अलग वैज्ञानिक ने नया शब्द दे दिया, सो ये एक नई थीसिस बन गई। ठीक है। वैज्ञानिक का नाम था लुडेगार्थ और बास्टोम जो थे, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था? साइटोक्रोम पंप संकल्पना को प्रतिपादित किया था। कौन कौन थे? एक तो थे लुडेगार्थ और दूसरे थे बार्सट्रॉम। ठीक है, लिख लो। यह परिकल्पना लुडेगार्थ व बार्सट्रॉम ने दी थी। लुडेगार्थ व किसने? बार्सट्रॉम ने दी थी।
इनके अनुसार साधारण सी परिभाषा है पौधों की, इनके अनुसार पौधों की श्वसन दर तथा पौधों की क्या श्वसन दर वह उनके द्वारा मीन्स पौधों के द्वारा, ठीक है, वह उनके द्वारा ऋणायनों के अवशोषण में सीधा संबंध होता है, सीधा संबंध होता है, ठीक है। सीधा संबंध होता है, ओके। क्या कहा गया है कि बर्नस्टोम और लुंडेगार्थ ने क्या बताया कि पौधों की जो श्वसन दर होती है, जब पौधे श्वसन क्रिया करते हैं उस समय कुछ विशेष प्रकार के साइटोक्रोम के माध्यम से ऋणायन जो होते हैं, ऋणायन जो एलिमेंट्स, ऋणायन यानी कि कैटाइन प्रकृति के, कैटाइन नेचर जिनकी होती है, या ऋणायन प्रकृति के जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि क्लोरीन है, ठीक है, कैसा होता है, ऋणायन होता है, आप जानते हैं। तो ऐसे जो तत्व होते हैं डियर स्टूडेंट, श्वसन दर के साथ साथ कुछ विशेष प्रकार के वेक्टर जिन्हें साइटोक्रोम नाम दिया गया है, उनके द्वारा उनका अवरोधक झिल्ली के पार क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। तो क्या कहा गया है कि बर्नस्टोम की इनके अनुसार पौधों की श्वसन दर व उनके द्वारा ऋणायनों के अवशोषण में सीधा संबंध होता है। कैसे कि ऋणायनों का अवरोधक झिल्ली की बाहरी सतह से जो रोकने वाली होती है, ऋणायनों का अवरोधक झिल्ली की बाहरी सतह से अंदर की ओर जाएंगे, भीतरी सतह की ओर स्थानांतरण, भीतरी सतह की ओर स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, साइटोक्रोमों के द्वारा होता है। स्थानांतरण साइटोक्रोमों के द्वारा होता है, राइट। ये परिकल्पना साइटोक्रोम पंप संकल्पना कहलाती है कि पौधों की जो श्वसन दर होती है और उनके द्वारा ऋणायनों का जो अवशोषण होता है वो एक दूसरे से भली प्रकार से संबंधित होते हैं डियर स्टूडेंट। और ऋणायनों का जो अवरोधक झिल्ली का मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका से मान लीजिए जो है एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके बीच के अंदर ये जो झिल्ली होती है यही क्या कहलाती है, अवरोधक झिल्ली हो जाती है। तो क्या कहा गया, ऋणायनों का अवरोधक झिल्ली की बाहरी सतह से भीतरी सतह की ओर स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है, साइटोक्रोमों के माध्यम से होता है। ठीक है, इतना सही है, इसके अंदर कुछ भी खास नहीं है, नोट कर लीजिए। तीसरा लिखूं, तीसरा जो परिकल्पना है वो है डियर स्टूडेंट वैद्युत रासायनिक परिकल्पना, रासायनिक प्रवणता। पीटर माइकल नामक एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा दी गई थी ये। ठीक है, लिख लें आप इसमें, पीटर माइकल के द्वारा प्रतिपादित, पीटर माइकल के द्वारा प्रतिपादित इस
परिकल्पना के अनुसार कौन थे वैज्ञानिक? वैज्ञानिक थे पीटर माइकल। ठीक है, पीटर माइकल ने क्या कहा कि इन्होंने बताया, बड़ा आसान सा वो बताया कि ऋणायनों का स्थानांतरण सेम टू सेम इसी साइटोक्रोम वाली जो है इसी को आगे बढ़ा दिया उन्होंने। कि इन्होंने क्या बताया कि जो ऋणायन होते हैं, ठीक है, ऋणायनों का स्थानांतरण, ऋणायनों का जो स्थानांतरण होता है डियर स्टूडेंट, वो अवरोधक झिल्ली की बाहरी व भीतरी सतह पर स्थानांतरण, जो अवरोधक झिल्ली है, अवरोधक झिल्ली की बाहरी व भीतरी सतह पर उत्पन्न किसके कारण होता है? वैद्युत रासायनिक प्रवणता के कारण होता है। उत्पन्न वैद्युत रासायनिक प्रवणता के कारण होता है। ओके, ये सेम टू सेम उसी परिकल्पना को एक नया रूप दे दिया गया था, जैसे हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। स्टोमेटा जो खुलते और बंद होते हैं, वहां पर एक जेडी सायरे की हमने परिकल्पना पढ़ी थी, आपको ध्यान होगा। और उसी जेडी सायरे की परिकल्पना को एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिनके द्वारा क्या कर दिया गया था, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो सेम टू सेम पीटर माइकल जो हैं, ये भी हमारे बलवान गुरुजी ही हैं एक प्रकार से। इन्होंने क्या कर दिया कि जो लुंडेगार्थ की परिकल्पना थी उसमें एक नया शब्द जोड़ दिया कि जैसे लुंडेगार्थ ने क्या बताया कि ऋणायन जो होते हैं डियर स्टूडेंट, उनका जो स्थानांतरण होता है वो अवरोधक झिल्ली के पार किसके माध्यम से होता है? साइटोक्रोमों के माध्यम से होता है। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बताया कि ऋणायनों का जो स्थानांतरण होता है वो अवरोधक झिल्ली के बाहर और भीतर उत्पन्न जो वैद्युत रासायनिक प्रवणता होती है उसके कारण होता है। ठीक है, जब वैद्युत रासायनिक प्रवणता के अंदर क्या आ जाता है, अंतर स्थापित हो जाता है बाहर और भीतर। अगर दोनों साम्य अवस्था में है तो ऐसी स्थिति में स्थानांतरण नहीं होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट, अगर दोनों में क्या हो जाता है, अंतर स्थापित हो जाता है, बाहर और भीतर की जो सांद्रता प्रवणता होती है अगर उसमें क्या आ जाता है, डिफरेंट आ जाता है, तो डियर स्टूडेंट ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऋणायन जो होते हैं वो झिल्ली के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, सो ये परिकल्पनाएं सारी जो थी ये सक्रिय परिकल्पनाएं थी, वहाँ के साइटोक्रोम और वैद्युत रासायनिक प्रवणता। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं, उसके बाद चैप्टर जो है वो अपना ख़त्म है। नेक्स्ट चैप्टर हम एंजाइम शुरू करेंगे। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखना, एक बहुत अच्छी जानकारी भी मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत देने वाला हूँ। ठीक है, वैसे तो मैं सारी अच्छी बातें बताता हूँ, गलत तो मैंने आज तक ही नहीं कहा है। ठीक है, ऐसा मेरी मम्मी कहती है कि मैं ऑलवेज जो बिल्कुल सही हूँ। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। और समझ में तो आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो चीज़ें हैं हम आपको जो डियर स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं ना, उसके अंदर 1% भी किसी प्रकार की आपको जो है वो शिकायत नहीं मिलेगी। ठीक है, बोर्ड पे जो आपको पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि हम आपसे, ठीक है, किसी चीज़ को छुपाएंगे, नहीं छुपाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर छुपाना ही होता तो हम आपके सामने आते ही नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो डियर स्टूडेंट, इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है वो है हाइड्रोपोनिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप IMP लिख लेना। ठीक है, क्या है हाइड्रोपोनिक्स? ठीक है, या इसे हिंदी में क्या कहते हैं,
जल संवर्धन। क्या बोलते हैं? जल संवर्धन। डियर स्टूडेंट, हाइड्रोपोनिक्स जो होती हैं या जल संवर्धन जो होती हैं, ये विधियां होती हैं। सामान्यतः आप देखते हैं कि पौधों को उगाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? मिट्टी का उपयोग करते हैं। ऐसा ही है, मिट्टी का उपयोग हम करते हैं। कभी भी आप कल्पना जब हम करते हैं तो क्या कल्पना करते हैं? हम ये कल्पना करते हैं कि पौधे हमेशा मिट्टी में ही उग पाते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या किया? वैज्ञानिक तो वैज्ञानिक होते हैं, क्यों? उनका कार्य होता है नए नए एक्सपेरिमेंट करना। जैसे कि आजकल कोरोना जो महामारी है उस पर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। कहीं कोविशील्ड नामक, ठीक है, कहीं कोविनिल नामक, कहीं कोवीवैक्स नामक, दुनिया भर की दवाइयाँ जो होती हैं उनके ट्रायल चल रहे हैं मानव जाति को बचाने के लिए। तो उन वैज्ञानिकों को जो है मैं बिल्कुल तहे दिल से क्या करता हूँ, उनकी जो मेहनत होती है उसको सलाम करता हूँ। आप मेरी मेहनत को सलाम करते हैं या नहीं, ये तो आप ही जानते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स जो होता है एक विधि होती है पौधों को उगाने की, ठीक है। अगर परिभाषा की बात करें तो सामान्यतः मैं बता रहा था आपको कि पौधे हमेशा किस में उगते हैं? मिट्टी में उगते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मिट्टी के अलावा अगर पौधे किसी दूसरी चीज में ग्रोथ कर रहे हैं जहाँ मिट्टी का नामो निशान ही न हो, तो ऐसी स्थिति में वे सारी विधियां मिलकर क्या कहलाती हैं? जल संवर्धन या फिर हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है, ठीक है। जहाँ मिट्टी का ही इस्तेमाल न हो वो क्या कहलाएंगी? वो डियर स्टूडेंट हाइड्रोपोनिक्स कहलाएंगे। सो देखते हैं हाइड्रोपोनिक्स क्या है। तो डियर स्टूडेंट वे सभी विधियां, परिभाषा क्या होगी? वे सभी विधियां जिनमें किसके अलावा? पानी के अलावा। वे सभी विधियां जिनमें किसके अलावा? पौधों को उगाने के लिए मिट्टी के अलावा, सॉरी, वे सभी विधियां जिनमें पौधों को उगाने के लिए मिट्टी के अलावा, ठीक है, मिट्टी के अतिरिक्त पोषक विलयनों का उपयोग किया जाता है। क्या अतिरिक्त? पोषक विलयनों का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। क्या कहलाती हैं? वे सभी विधियां डियर स्टूडेंट क्या कहलाती हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहलाती हैं, ठीक है, या जल संवर्धन कहलाती हैं। राइट, आई होप बिल्कुल राइट है ये। वे सभी विधियां जिनमें पौधों को उगाने के लिए मिट्टी के अलावा पोषक विलयनों का उपयोग किया जाता है वे हाइड्रोपोनिक्स कहलाती हैं, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स जो है इसके अगर अर्थ की बात करें तो क्या कहें? हाइड्रोपोनिक्स का अर्थ क्या होता है? जल के साथ कार्य करना, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स का अगर हम बात करें, हाइड्रो जहां शब्द आ जाता है उसका मतलब जल होता है। तो क्या कहा गया? वे सभी विधियां जिनमें पौधों को उगाने के लिए मिट्टी के अलावा पोषक विलयनों का उपयोग किया जाता है हाइड्रोपोनिक्स कहलाती हैं, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स एक ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है जल के साथ कार्य करना। किसके साथ? जल के साथ कार्य करना, ठीक है। इन विधियों में सबसे इंपॉर्टेंट जो डियर स्टूडेंट नाम आता है वो किसका आता है वो बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक्स एक ग्रीक शब्द होता है जिसका मतलब क्या होता है? जल के साथ कार्य करना, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, आजकल पहले तो विभिन्न प्रकार के, ठीक है,
पोषक विलयनों का उपयोग किया जाता है इन विधियों के लिए, लेकिन आजकल पौधों के संवर्धन के लिए क्या किया जाता है? वर्मीकुलाइट का उपयोग किया जाता है। वर्मीकुलाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका? वर्मीकुलाइट का। आप इस वर्मीकुलाइट शब्द को अच्छी तरह से फोकस करेंगे। अब हम इसी पे बात करेंगे कि वर्मीकुलाइट है क्या। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब हो गया जल के साथ कार्य करना, और आजकल जिस मिट्टी के अलावा जिस तत्व का उपयोग किया जा रहा है पौधों को संवर्धन कराने के लिए, डियर्सनेट, वो है वर्मीकुलाइट। पहले इस परिभाषा को लिख लीजिए, फिर हम देखते हैं वर्मीकुलाइट क्या भला है। मिटा देता हूं मैं इसको। ठीक है, और आप टॉपिक डाल लीजिए क्या? वर्मीकुलाइट। वर्मीकुलाइट लिखिए इसमें। यह एक खनिज पदार्थ है। क्या है? एक खनिज है जो किसके अंदर? मिट्टी में प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। यानी कि जो हमारी धरातल है, पृथ्वी जो है हमारी, ठीक है, उसमें जो पृथ्वी में कैसे पाया जाता है? प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। जो का तो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, नहीं, निकाल जो का तो लेते हैं, इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा बहुत इसमें चेंज करते हैं। तो ये खनिज पदार्थ है जो पृथ्वी में प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। राइट, बिल्कुल सही। फिर क्या करते हैं? इसको गर्म करके इसको फूंकते हैं। क्या करते हैं कि इस खनिज को विशेष प्रकार की ताप भट्टियों में किनमें? ताप भट्टियों में। विशेषीकृत भट्टियां होती हैं, ताप भट्टियों में 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट, 2000 डिग्री के इतना फ़ारेनहाइट तक गर्म करने पर जो पदार्थ प्राप्त होता है, ठीक है, उसका उपयोग, जो पदार्थ हमें प्राप्त हो गया उसका उपयोग कहाँ करेंगे? पौधों को उगाने के लिए करते हैं। ठीक है, पौधों को उगाने के लिए करते हैं। राइट, बिल्कुल सही है। क्या कहा गया है कि वर्मीकुलाइट एक खनिज पदार्थ होता है जो हमारी पृथ्वी होती है उसमें प्राकृतिक अवस्था में हमें पाया जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी क्या है कि इसको बाद में वहां से निकालने के पश्चात जो का तो पौधों के लिए इस्तेमाल नहीं करते, पहले इसे ताप भट्टियों में लगभग 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म करने के पश्चात जलाते हैं, और जो उत्पाद प्राप्त होता है, जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो रहा है, उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किसके रूप में करते हैं? हम पौधों में, एक तरह से पौधों को उगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जल संवर्धन, हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या हुआ कि मिट्टी के अलावा, वर्मीकुलाइट जो है वो मिट्टी नहीं है, मिट्टी के अलावा पौधों को आप कहीं भी संवर्धित करा रहे हैं तो वो सारी विधियां क्या कहलाएंगी? हाइड्रोपोनिक्स कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी?
वो सभी की सभी विधियां क्या कहलाएंगी डियर स्टूडेंट? वे सभी की सभी विधियां हाइड्रोपोनिक्स कहलाएंगी। ठीक है, मुझे हंसी आ रही है किसी बात पे, बाद में शेयर करूंगा मैं आपसे। ठीक है, अब हम करते हैं वर्मीकुलाइट की गुण, कि वर्मीकुलाइट का उपयोग क्यों किया जाता है, ऐसा क्या है इसके अंदर। ठीक है, वर्मी कुलाइट के कुछ हम फीचर पढ़ेंगे, कुछ गुणों के बारे में व्याख्या करेंगे। तो पहला जो गुण है डियर स्टूडेंट वर्मीकुलाइट का, वो है यह मिट्टी से हल्का होता है। ठीक है, तो क्या रह सकते हैं, यह हल्के भार का पदार्थ है। ठीक है, हल्के भार वाला पदार्थ है, पहली बात हल्का है मिट्टी से। दूसरा, यह रासायनिक अक्रिय पदार्थ है, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 क्या कह रहा है, यह रासायनिक अक्रिय पदार्थ है। ठीक है, यानी कि रसायन जो होते हैं मिट्टी के अंदर तो ठीक है वो सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर सक्रिय नहीं होते। कैसा है, रसायन अक्रिय, केमिकल इनर्ट पदार्थ होता है, ये एक बंद माध्यम है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, यह एक बंध है माध्यम है। इसका मतलब समझे, यानी कि ये स्टेराइल होता है डियर स्टूडेंट। नॉन स्टेराइल, स्टेराइल समझते हैं आप, तो ये बंधे होता है, नॉन स्टेराइल होता है। ठीक है, ये एक बंध है, अर्थात इसमें बंद माध्यम है। इसमें कीट, समझ गए आप, जो फसलों को अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं, इसमें कीट व खरपतवार नहीं उगते हैं। नहीं उगते हैं, समझ गए। इसके अंदर खरपतवार जैसी चीजें उगती ही नहीं है, जैसे सामान्यतः खेतों में उगाती है ना, बथुआ, सांटी और वो क्या कहते हैं उसको, खरतवा, बथुआ वगैरह। ठीक है ना, ये सब क्या होते हैं, खरपतवार होते हैं, वीड्स होते हैं, और ये मिट्टी के साथ उगकर, ठीक है, पौधों के या हमारी फसलों के साथ उगकर क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं हमारी फसलों को। लेकिन यहाँ पर इसका फायदा क्या है कि इसमें खरपतवार उगती ही नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात बताई, हल्का भी है, रासायनिक रूप से अक्रिय भी है, खरपतवार भी इसमें नहीं उग रही। और क्या हो सकता है, ठीक है, मिट्टी की अपेक्षा इसकी जो जल अवशोषण क्षमता होती है वो भी ज्यादा होती है। क्या है, मिट्टी के अलावा इसकी जल अवशोषण क्षमता कैसी होती है, अधिक होती है। जल अवशोषण क्षमता कैसी होती है डियर स्टूडेंट, अधिक होती है, ज्यादा मात्रा में जल का ये अवशोषण कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ गुण हो सकते हैं इसके, क्या कह सकते हैं कि इसका विघटन नहीं होता। ठीक है, विघटन का मतलब जैसे मिट्टी में जो उसकी फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है ना, उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, तो इसका विघटन नहीं होता, इसमें आप लगातार फसलें बो सकते हैं। ठीक है, क्या नहीं होता इसका विघटन नहीं होता। ठीक है, यानी कि इसका संगठन जो होता है वो जो का तो बना रहता है, इसका विघटन नहीं होता है। ठीक है, ये तो बहुत जोर का पदार्थ प्राप्त हो रहा है हमें। ठीक है, ओके, राइट, गुड। तो ये इसके कुछ गुण हो गए। गुणों को आप आसानी से समझ भी गए होंगे। हल्के भार वाला है, रासायनिक रूप से सक्रिय है, खरपतवार भी नहीं उगती, मिट्टी से इसकी जल अवशोषण की क्षमता ज़्यादा होती है, और सबसे बड़ी बात कि इसका रासायनिक संगठन जो है वो जो का तो बना रहता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये हमारा चैप्टर था, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट लेके आप इसका। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज हमने 8वां चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, जो भी पार्ट है ये, जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा था, मैंने कहा था कि लास्ट के अंदर हम बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट मैं ये बताने वाला था आपको कि हम अगला चैप्टर एंजाइम शुरू करेंगे 9वां। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हम एक चैप्टर और शुरू करने वाले हैं आपका। ठीक है, और वो है हम पीछे के पाठों से शुरू करने वाले हैं, ग्रंथि, जो हमारी
अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनको भी हम अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन एक ही यूट्यूब चैनल के ऊपर हम नहीं पढ़ने वाले हैं। उन्हें कैसे पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। डियर स्टूडेंट, जो 9वां चैप्टर जो चल रहा है सो तो चल ही रहा है, ये वीडियोस तो आपके पास आते ही रहेंगे, ठीक है। 9वां अगला चैप्टर भी हम आपको एपीएस बासनी वाली जो अपनी साइट है उसी के ऊपर छोड़ते रहेंगे। लेकिन क्या है कि जो मेरा खुद का जो पर्सनल चैनल है, ठीक है, चैनल का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ASG, ठीक है, छोटे अक्षरों में लिख सकते हैं, बड़े अक्षरों में भी, ASG बायो स्टडी, ठीक है। इस तरह का ये मेरा एक YouTube चैनल है। इस YouTube चैनल को आप सभी बच्चे क्या करेंगे, पहले सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और उसके पश्चात जो बेल आइकन है उसको, यानी कि घंटी जो आती है उसको भी आप दबा देंगे ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें, ठीक है। तो ये आपको काम पहले करना है। उसके पश्चात मैं इस चैनल पे पीछे के चैप्टर शुरू करने वाला हूँ, ठीक है, जो कि मानव ह्यूमन जो फिजियोलॉजी है उससे संबंधित हैं, ठीक है। उनमें से हम एंडोक्राइनोलॉजी को शुरू करेंगे। किसको शुरू करेंगे, एंडोक्राइनोलॉजी जो है हमारी, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र को शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर वीडियो आपको कल से उपलब्ध होना शुरू हो जाएंगे अंतःस्रावी तंत्र से, जिसमें हम पहले आपको पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ाएंगे, फिर एड्रिनल ग्रंथि की, यानी कि हम सारी ग्रंथियों के बारे में क्लियर कट बात करेंगे जो आपके कोर्स में उपलब्ध हैं, ठीक है। सो ये आपके लिए एक नई जानकारी थी मेरी तरफ से। तो ये ASG बायो स्टडी सब्सक्राइब कीजिए, सो अपने यार दोस्तों को भी इसको बताना, क्योंकि वहाँ जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आपकी 12वीं क्लास के साथ साथ जो कंपटीशन एग्जाम के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वो चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ओके, सो फॉलो कीजिए मुझे। आपके पास जो है वो और अपॉर्चुनिटी जो है वो उनके नोट्स वगैरह जो है मैं आपको उपलब्ध कराता रहूँगा, किस तरह कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी, ठीक है। सो आज का चैप्टर अपना ख़त्म है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम सोमवार से शुरू करने वाले हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।